आज हम व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में एनटीए क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर पेपर 70 को डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन के साथ रेडी है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि SF2, XeF4, NOCl, NF3 और उसके साथ कॉलम 2 में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपको इसको बोल रहा है मैच कर दे। तो सबसे पहले अगर आप इन सभी चीज़ों को देखो तो कहीं पर लोन पेयर की बात हो रही है, कहीं हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, कहीं बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल होता है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए और हम सेंट्रल मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, जबकि सराउंडिंग एटम में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेते हैं और हम उसकी वैलेंसी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं SF2, यहाँ पर सल्फर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, जबकि फ्लोरीन के केस में इसकी वैलेंसी 1 होती है, मतलब यह एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर के हम सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 फ्लोरीन है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम फ्लोरीन, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू वह बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर हमने फ्लोरीन लिख लिया और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने लोन पेयर में ले लिया। अगर आप इसको आप देखो तो आप देख सकते हो कि SF2 और यहाँ पर आया 2 लोन पेयर। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारे पास 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 2 + 2 = 4 और 4 का मतलब होता है sp3। बच्चों याद रखना कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में 1 आए इसका मतलब बच्चों अगर हाइब्रिडाइजेशन में 4 आए इसका मतलब sp3 होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 3 आए उसका मतलब sp2 होता है और अगर 2 आए तो इसका मतलब sp होता है। 5 के लिए sp3d और 6 के लिए बच्चों sp3d2 होता है। XeF4 में यहाँ पे Xe हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि ज़ीनॉन, यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया। बच्चों यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के ऊपर मत जाइएगा, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ज़ीनॉन XeF4 में 2 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर = 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर्स एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। देन हम देखते हैं NOCl। NOCl में हमें पता है कि नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन सभी के कंपैरिजन में, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और फ्लोरीन की वैलेंसी, फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। तो नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लिख देना है, नाइट्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स को लिख देना है। अब यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो वह 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करेगा। और अगर इन सभी का अगर आप ऑक्टेट चेक करो तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पीछे में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन के पीछे में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करने आओ तो आप देखते हो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचेगा, एक क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे बच्चों? क्लोरीन के साथ इसने सिग्मा बनाया है और पाई बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 सिग्मा और
1 लोन पेयर के साथ इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और यह हो जाता है sp2। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं NF3। NF3 में नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फ्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है कि 1 होती है। तो हम देखते हैं कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले लिखेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर में ले लेते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। अब 3 फ्लोरीन क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है। तो यहां पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है 3 + 1 = 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा विथ 1 लोन पेयर। अब देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अब हमने क्या देखा बच्चों कि SF2 के केस में हमें यहां पर अगर आप देखो तो आपको 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड मिले हैं, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड मिले हैं। XeF4 के केस में हमें 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड मिले हैं। NOCl की केस में हमें यहाँ पर 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड मिले हैं। NF3 के केस में 1 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड मिले हैं। SF2 यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, XeF4 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, NOCl sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और NF3 हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर sp3 और बेंट कौन है, 2 लोन पेयर्स किसमें हैं, sp2 एंड बेंट कौन है, sp3d2 कौन है। तो आपको पता है कि XeF4 के लिए अगर हम Q की बात करें, अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर Q आएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, मतलब यहाँ पर Q और T आएगा। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि उसके बाद हम देखते हैं QRT बॉन्ड एंगल 109.5 से क्या बोलते हैं, हमें पता है कि sp3d2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। उसके बाद हम और चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। SF2 का केस अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर, तो SF2 के केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर P Q और यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ज्यादा कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सारे क्वेश्चंस को देखें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन हम आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे ई सेल रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे डेल्टा GF पूछा जा रहा है। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे लिखते हैं। यहाँ पे ई सेल की वैल्यू हमें 2.73 वोल्ट दी गई है। यहाँ पर डेल्टा G0 OH माइनस के लिए हमें -157 किलो जूल पर मोल दिया गया है। यहाँ पर डेल्टा G वाटर के लिए हमें -237.2 किलो जूल पर मोल दिया गया है। और हमसे यहाँ पर डेल्टा G0 AlOH4 माइनस के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले अप्रोच कैसे करते हैं। यहाँ पर ई सेल की वैल्यू दी है, तो अपने को सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2 का रिडक्शन हो रहा है। फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर एल्यूमिनियम का अगर आप बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि O2 के केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर
यहां पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वहां 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तब हम क्या करते हैं, इस ओवरऑल रिएक्शन को हम बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आप एक काम करिए, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन आता है ये आ जाता है। उसके बाद हम डेल्टा जी इक्वल टू NFE की वैल्यू पहुंचते हैं, जहां पे N हमारा 12, F की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू भी हमें पता है। अगर हम इन सभी वैल्यू को डालें तो हमें मिलता है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, हमारी E की वैल्यू 2.73 और F की वैल्यू है 96500। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है -3.1613 इंटू 10⁻³ किलो जूल। तो हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल गई है, जो पूरे रिएक्शन के लिए गिवन है। उसके बाद हम ये फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पर हमने डेल्टा जी नॉट की जो ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू है वो कैलकुलेट की है, और उसकी वैल्यू है -3.1613 इंटू 10⁻³ और ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में है। तो अब हमने इसको क्या, डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट होता है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट में हमारे AlOH4- था, जो ओवरऑल रिएक्शन हमें गिवन थी वहां पर AlH4- था। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता था कि हमें AlOH4- की वैल्यू को निकालना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर 4x लिख लेंगे, इस वैल्यू को हम 4x लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 6 इंटू वाटर की जो वैल्यू दी हुई थी, वाटर की वैल्यू हमें दी हुई थी -237.2 प्लस 4 इंटू OH- की जो वैल्यू दी हुई थी 157। अगर इस पूरे रिएक्शन को कैलकुलेट किया जाए तो हमें x की वैल्यू, जो कि हमारा कौन है, AlOH4-, इसकी वैल्यू आ रही है 1303 किलो जूल। देन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी। देन हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर हैं, जहां पर आपसे पूछा गया है कि इसका ग्राफ देखकर बताओ। यहां पर आपसे वेलोसिटी z और n के बीच का एक रिलेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा है। तो प्लीज एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को देखिए, वहां पर हमने एनर्जी का ये रिलेशन निकाला था। उसके बाद हमने निकाला रेडियस, हमें पता है कि mvr इक्वल टू NH/2π ये होता है। ये सारा चीज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में मिलेगा, प्लीज उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर हमने जब v कैलकुलेट किया तो हमें v मिला ये। उसके बाद हमने यहाँ पर r की वैल्यू को पुट कर दिया। जब r की वैल्यू को पुट किया तो हमने देखा कि z इक्वल टू 2/NH पाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो अब क्या करना है, अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते जरा सीखते हैं। अगर y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है तो यहाँ पर y और x को एक्सिस पे डाला तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। सिमिलर केस में अगर y इक्वल टू m 1/x प्लस c है और हमने y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x किया है तो y का रिलेशन ऐसा आता है, मतलब सेम ग्राफ आता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में वापस रिटर्न हो तो हमें मिल रहा है बच्चों कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर इथाइल क्लोराइड को बोल रहा है कि AgCN के साथ क्या फॉर्म करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं कि KCN को अगर तोड़ेंगे तो K प्लस CN माइनस है, क्योंकि यहां पर है अपना आयनिक बॉन्ड। लेकिन AgCN के केस में यहां होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर KCN का केस है तो यहाँ पे K प्लस CN माइनस C पर अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर जाएगा और यहाँ बनेगा C2H5CN।
जबकि AgCN के केस में ये कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन ने अटैक किया है, यहाँ पर कार्बन ने अटैक किया है, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन की तरफ से होगी। तो यहाँ पर हमें समझ में क्या आता है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, यहाँ भी, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया हमारा प्लस चार्ज और यहाँ पर Ag है। फिर ये Ag टूटकर यहाँ पर AgCl बना देती है। तो अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो क्योंकि AgCN एक कोवैलेंट है तो यहाँ पर C2H5NC आंसर हो जाएगा। देन हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक गिवन रिएक्शन दे दी गई, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसके रिएक्टेंट्स को यूज करेंगे। सबसे पहले ये क्या है बच्चों, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। NH2 माइनस अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। उसके बाद C के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। देन अब C के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पर CH3 और Br में क्या है, पोलैरिटी है। CH3 Br में पोलैरिटी है मतलब नेगेटिव चार्ज और यहाँ हो गया ये प्लस। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और आएगा यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको कैटलिस्ट गिवन है वो लिंडलर्स कैटलिस्ट है। और लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करता है, लेकिन किस टाइप के डबल बॉन्ड में, सिस एल्कीन में। ये आपको कहाँ मिलेगा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब पढ़ो तो आप ध्यान रखना कि वहां पर लिंडलर्स कैटलिस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट ने क्या किया, इसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। तो सिस एल्कीन हम कैसे समझेंगे बच्चों कि C डबल बॉन्ड C और CH3 और दोनों H सेम साइड में है और ये हो गया सिस एल्कीन। अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। देन हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सबसे पहले सारे स्टेटमेंट को हम वन बाय वन चेक करते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। अरे घर में कॉपर हो, कॉपर के बर्तन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, इन सभी में मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। जैसे ब्रास, जैसे स्टेनलेस स्टील, ये सभी मिक्सचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है। तो एलॉयज का नेचर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन अ फिक्स composition। then transition metal form complexes, coordination complex ले लो या अपना D ब्लॉक ले लो या F ब्लॉक ले लो, वहां पे हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस किया है। देन हमारा ऑप्शन 3 क्या बोलता है, ऑप्शन 3 बोलता है कि जिंक, कैडमियम एंड Hg ट्रांजिशन मेटल। ये रॉन्ग है बच्चों, ये रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है कि जिंक में 3d10 होता है, 4s2 होता है, कैडमियम में 4d10 5s2 और मरकरी में 5d10 और 6s2 है। मतलब यहाँ d ऑर्बिटल फिल्ड है, यहाँ पे d ऑर्बिटल फिल्ड है। d ऑर्बिटल अगर फिल्ड है, फिल्ड d ऑर्बिटल्स मतलब दे आर d ब्लॉक बिकॉज इनके पास d ऑर्बिटल्स है, लेकिन दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि वहां पे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने चाहिए। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर d ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 1 to 4 इज करेक्ट। और K2PtCl6 is a well known compound but corresponding nickel compound is not known। तो ये भी सही है कि आपने K2PtCl6 के कंपाउंड्स को पढ़ा है। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जहां पर यहाँ भी आपको ऑर्गेनिक का बहुत सुंदर रिएक्शन है। यहाँ पर हम सारे रिएजेंट्स को वन बाय वन यूज करेंगे। पहले हमने देखा कि एनिलीन जब Na
HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है N2 प्लस Cl माइनस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। इसे हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। देन हम देखते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट को अगर H3PO2 वाटर से रिएक्ट कराया तो आपको मिलता है बेंजीन। देन हम देखते हैं कि अगर इस बेंजीन को COHCl AlCl3 से रिएक्ट कराया तो आपको मिलता है गैटरमैन-कोच रिएक्शन, और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो होता है हमारा बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट।